नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिस्टिलेशन कॉलम में या इवन एब्जॉर्प्शन कॉलम में फ्लडिंग क्या होता है और फ्लडिंग का सिम्टम्स क्या होता है। हम लोग कैसे ऑपरेशन में रिफाइनरी में पहचान पाते हैं कि कोई कॉलम फ्लड हो रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे और इसके साथ हम लोग ये भी बात करेंगे कि कोई भी डिस्टिलेशन कॉलम है अगर उसमें हम रिफ्लक्स बढ़ाएंगे तो क्या होगा, उसके फ्रैक्शनेशन इफिशिएंसी पे क्या इम्पैक्ट आएगा, रिबॉयलर और कंडेंसर ड्यूटी पे क्या चेंज आएगा, कॉलम का प्रेशर कैसे चेंज होगा, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी और ऑपरेशन से। कोई रिफाइनरी में कोई काम कर रहा है या कोई पेट्रोकेमिकल या कोई भी केमिकल इंडस्ट्री में जहाँ डिस्टिलेशन कॉलम है तो उसके ऑपरेशन के लिए बहुत ही अच्छा कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा। देखिए, बेसिक स्टार्ट करने के पहले एक बार हम लोग समझ लेते हैं कि फ्लडिंग होता कैसे है। फ्लडिंग होता कैसे है इसको काफ़ी डिटेल में मैंने मैथमेटिकली और मतलब बेसिक कंसेप्ट से डिराइव किया था और वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया था कि अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आप चाहें तो उसको डिटेल वाले वीडियो को आप देख ही सकते हैं, जिससे हर एक टाइप के कितने तरह के फ्लडिंग होते हैं, वो कैसे होते हैं, मैथमेटिकली भी डिराइव किया था। अगर आप कॉलम डिजाइन कर रहे हैं तो उसके लिए जो फार्मूला अप्लाई हो रहा है वो क्यों हो रहा है उसके बारे में हमने काफ़ी डिटेल में बात किया था। लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास टाइम नहीं हो रहा, आप जस्ट क्विकली आप कॉन्सेप्चुअली एक जस्ट अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना चाह रहे हैं, उतना डेप्थ में नहीं जाना चाह रहे हैं, तो मैं जस्ट एक कॉन्सेप्चुअली रिकैप कर देता हूँ। इजीली आप समझ जाओगे कि किस तरह से फ्लडिंग होता है, फ्लडिंग का मैकेनिज्म क्या होता है और उसका इम्पैक्ट कॉलम पे कैसे आएगा वो भी समझ पाएंगे। ठीक है, देखिए जो कॉलम का जो फ्लडिंग होता है वैसे तो कई तरह के होते हैं, लेकिन मेनली दो तरह के फ्लडिंग जो होते हैं मोस्टली जो फ्रीक्वेंटली होते हैं वो होता है एक इंट्रेनमेंट फ्लडिंग और एक डाउन कमर बैकअप फ्लडिंग। अब होता कैसे है उसको समझने के लिए पहले ये देखिए, डिस्टिलेशन कॉलम है, ये आपका डाउन कमर रहा और ये ट्रे है जहाँ पे वेपर और लिक्विड जो है ना, यहाँ पे मैंने रेड कलर से वेपर दिखा रखा है और ब्लैक कलर से लिक्विड दिखा रखा है। तो ये लिक्विड का लेवल है, ये डायरेक्टली यहाँ पे ट्रे पे वेपर और लिक्विड इंटीमेट कॉन्टेक्ट कर रहे हैं और ये कॉन्टेक्ट होने के बाद से ना ऊपर चला जाता है वेपर। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं वेपर को दिखा रहा हूँ, ये ऊपर चला गया और लिक्विड जो है नीचे आ गया डाउन कमर। अब होता क्या है, चूंकि ये कांटेक्ट इतना ज़्यादा रिगरस और इंटीमेट कांटेक्ट होता है, इसकी वजह से वेपर के साथ साथ कुछ कुछ लिक्विड के ड्रॉपलेट्स भी ऊपर आ जाते हैं। जैसे कि आप देखो, ये वेपर के साथ साथ लिक्विड के ड्रॉपलेट भी आ गए। उसी तरह जो लिक्विड जो नीचे जा रहा है वो भी कुछ वेपर के बबल्स को इंट्रेंड करके लेके आ जाता है। अब ये जो ट्रे पे जो ये वियर, ये आपका देखिए वियर हाइट है, वियर हाइट प्लस ये क्रेस्ट हाइट ले लो, तो इस क्रेस्ट हाइट के ऊपर वाला जो ये दो ट्रे के बीच का स्पेसिंग है ना, ये एक तरह से डिसंगेजमेंट स्पेस है, जहाँ पे वेपर से लिक्विड जो है, जो ड्रॉपलेट जो उठ के आ गया था वो उसको वापस नीचे गिरना चाहिए। उसी तरह डाउन कमर में जो ये बबल्स जो नीचे आ गए थे उसको वापस बाहर निकल जाना चाहिए, वो एक तरह से डिसंगेज हो जाएगा और अल्टीमेटली फिर सिर्फ लिक्विड नीचे जाएगा। ये तो आइडियल कंडीशन हुआ। लेकिन अब ये जो क्या होता है ना, जो वेपर इंट्रेंड होके आया ना, वेपर बबल लिक्विड के साथ, सॉरी वेपर के साथ जो लिक्विड बबल जो इंट्रेंड होके आया है ना, उसका वो नीचे गिरेगा कि नहीं वो इस पर डिपेंड करता है कि वेपर का वेलोसिटी कितना ज़्यादा है। अगर वेपर का वेलोसिटी ज़्यादा है ना तो इस लिक्विड के ड्रॉपलेट्स के ऊपर ड्रैग फोर्स बहुत ज़्यादा लगता है और ये ड्रैग फोर्स की वजह से नहीं, ये हो सकता है कि ये लिक्विड का ड्रॉपलेट पहले मान लीजिए यहीं से गिर जा रहा था, वो ऊपर जाके गिरा, और एक वर्स्ट केस में ये भी हो सकता है कि लिक्विड का ड्रॉपलेट जो स्प्रे इंट्रेन होके आया था वो नीचे गिरा ही नहीं, ऊपर आके चला जाए। तो आप समझ रहे हैं ना। देखिए कॉलम में जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं उस वैसे वैसे कॉलम में जो लिक्विड होता है उसका कंपोजिशन हेवियर कंपोनेंट्स होने लगते हैं और टॉप में लाइटर कंपोनेंट होते हैं। कॉलम का बॉटम टेम्परेचर ज़्यादा होता है, टॉप का टेम्परेचर कम होता है। तो इसका मतलब क्या है कि आपने लोअर जो हेवियर कंपोनेंट्स हैं उसको उठा के आप ऊपर रख दिए, तो इस तरह से फ्रैक्शनेशन इफिशिएंसी कम हो गई। आप समझ रहे हैं। तो ये जो इंट्रेनमेंट है ना, इंट्रेनमेंट की वजह से फ्रैक्शनेशन इफिशिएंसी कम हुई। अब ये जो इंट्रेनमेंट हो रहा है ना, यहाँ तक भी फ्लडिंग नहीं होता है। देखिए कॉलम में फ्लडिंग का मतलब क्या हुआ, फ्लड माने क्या होता है, फ्लड मतलब होता है बाढ़ आ जाना ना। तो मतलब कॉलम में लिक्विड इतना भर गया, इतना एक्सेसिव लिक्विड हो गया है कि लिक्विड का फ्लो डिस्टर्ब हो गया। ठीक है, तो उसी को फ्लडिंग बोलते हैं, मतलब लिक्विड से भर गया है कॉलम, है ना। तो अभी देखिए यहाँ तक तो फ्रैक्शनेशन इफिशिएंसी जरूर खराब हुआ इस इंट्रेनमेंट की वजह से, लेकिन अभी तक कॉलम फ्लड नहीं हुआ, लिक्विड का फ्लो ऊपर से नीचे कंटिन्यूसली नीचे हो रहा है। लेकिन अगर आप सोचो ऐसे कि यहाँ से लिक्विड का फ्लो जो नीचे जा रहा था इस ट्रे से, मान लो एल kg पर आवर जा रहा था और इंट्रेंड होके जा रहा है मान लो लिक्विड ई, तो
तो अब जो यहाँ पे लिक्विड जो था ऊपर से एल तो आ ही रहा था, साथ में इंट्रेंड होके भी लिक्विड आ गया ई। अगर ये ई प्लस एल इतना है, ई प्लस एल जो है ना इतना है कि ये डाउन कमर उस एक्स्ट्रा जो इंट्रेंड होके आया है उस लिक्विड को नीचे ला पाए, तो तब तक कॉलम फ्लड नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए इंट्रेनमेंट अगर बहुत ज़्यादा होने लगे, ई बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो ये लोड इतना बढ़ जाएगा कि डाउन कमर उतना नीचे ला ही नहीं पाएगा। तो ऐसे केसेस में जो भी एक्स्ट्रा लिक्विड आ रहा है फिर वो एक्यूमुलेट होने लगेगा, यहाँ पे लेवल बढ़ेगा, यहाँ पे लेवल बढ़ेगा, तो इस डाउन कमर में यहाँ पे भी डाउन कमर का लिक्विड का लेवल बढ़ता जाएगा और इसके वजह से कॉलम में लिक्विड जो है ना भरने लगेगा और कॉलम पूरा फ्लड हो जाएगा। इस तरह के फ्लडिंग को इंट्रेनमेंट फ्लडिंग बोला जाता है। ये कब होगा? जब वेपर का वेलोसिटी ज़्यादा होगा। वेपर का वेलोसिटी कब ज़्यादा हो सकता है? एक तो ये है कि वेपर का मास फ्लो रेट ही बढ़ा दीजिए, नीचे से आप बहुत ज़्यादा वेपर देने लगे, तब हो सकता है। या फिर ऐसे हो सकता है कि वेपर का मास फ्लो रेट तो नहीं बढ़ा रहे बट वेपर का वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट बढ़ा दें, क्योंकि वेलोसिटी जो होगा एरिया टाइम्स भी होगा। आप अगर मास फ्लो रेट भी बढ़ाओगे तो भी वेलोसिटी बढ़ेगा। अगर मास फ्लो रेट सेम है बट बस डेंसिटी कम कर दीजिए तो भी वेलोसिटी बढ़ने से, ज़्यादा वेलोसिटी होगा तो ज़्यादा ड्रैग फोर्स लगेगा, ज़्यादा हेवियर कंपोनेंट्स के ड्रॉपलेट उठा के ऊपर डालेंगे और ज़्यादा डालने से एक टाइम पे कॉलम फ्लड हो जाएगा। ये एक तरीका हुआ फ्लडिंग का। अब दूसरा तरीका देखिए। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि मान लीजिए वेपर वेलोसिटी आपने ज़्यादा नहीं रखा, ठीक है, लेकिन आपने लिक्विड का फ्लो रेट बहुत बढ़ा दिया, ठीक है। अब ये लिक्विड का फ्लो रेट बहुत बढ़ा दिया ना, तो लिक्विड को फ्लो होने के ना एक ट्रे से दूसरे ट्रे के बीच में फ्लो होने के लिए ना ये जो डाउन कमर का जो स्पेसिंग है यही स्पेस है, इसी स्पेस से इसको ऊपर जाना है। और ये डाउन कमर में ना लिक्विड का हाइट जो है वो कैसे डिसाइड होता है उसको थोड़ा समझते हैं, ठीक है। तो ये देखिए एक बार जस्ट कंसेप्चुअली अंडरस्टैंडिंग करने के लिए देखिए, मान लीजिए यहाँ पे इस ट्रे के ऊपर यहाँ पे प्रेशर था, सपोज कीजिए P1, ठीक है, P1 मान लीजिए प्रेशर था। तो ऑब्वियसली अगर लीजिए यहाँ पे प्रेशर जो था P1 था, यहाँ पे मान लीजिए प्रेशर था P2, ठीक है, और यहाँ पे प्रेशर था P3, ठीक है, सपोज कीजिए। तो मतलब ट्रे के ऊपर P1, उसके जस्ट नीचे वाला ट्रे पे P2 और यहाँ पे ट्रे के जस्ट ऊपर प्रेशर P3 है, ठीक है। अगर ऐसा आप मान रहे हैं तो देखिए ये यहाँ पे डाउन कमर में यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी प्रेशर P1 है तो यहाँ पे भी प्रेशर P1 हो जाएगा। तो यानी P1 लो प्रेशर से लिक्विड को फ्लो हायर प्रेशर पे होना है P3 पे। तो हायर प्रेशर पे कब हो पाएगा? जब इसमें लिक्विड का एक लेवल इस तरह से राइज हो कि यहाँ पे सपोज कीजिए P4 प्रेशर हो, वो P4 प्रेशर जो है वो ग्रेटर देन P3 हो जाए, तभी ना लिक्विड का फ्लो इधर से डाउन कमर से यहाँ पे हो पाएगा। साफ ढंग से बनाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये ट्रे है, तो मान लीजिए यहाँ पे प्रेशर P1 है, ठीक है, ये लिक्विड आया तो ऑब्वियसली यहाँ पे प्रेशर P2 होगा, यहाँ पे आप मान लीजिए कि प्रेशर P3 है जस्ट ट्रे के ऊपर। तो डाउन कमर में इस पॉइंट पे प्रेशर अगर P4 होगा तभी डाउन कमर का लिक्विड इधर आएगा। अब ये यहाँ पे प्रेशर P4 कैसे राइज होगा? यहाँ इस डाउन कमर के लिक्विड के हाइट की वजह से। जब लिक्विड का हाइट इतना हो जाए कि P1 प्लस इस अंदर का लिक्विड का रो GH वो जो P4 हो वो ग्रेटर देन P3 होना चाहिए। अब यहाँ पे ये हाइट इस तरह से ये हाइट गवर्न होगा, तो वो इस हिसाब से डाउन कमर में लिक्विड का हाइट राइज होगा। अब देखिए ये जो P2 प्रेशर है ना, ये P2 और P1 का बीच का प्रेशर जो है ये ना इस ट्रे के क्रॉस प्रेशर ड्रॉप हो रहा है। और इस ट्रे के क्रॉस प्रेशर ड्रॉप किस वजह से होता है? एक तो ड्राई ट्रे प्रेशर ड्रॉप, अगर मान लीजिए वेपर का फ्लो हो रहा है, लिक्विड कुछ भी नहीं रहता है, सिर्फ ओरिफिस के थ्रू वेपर का फ्लो हो रहा है, उसके कारण प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा एक वो। प्लस इस लिक्विड के हाइट की वजह से, मतलब वियर हाइट प्लस क्रेस्ट हाइट, ये दोनों के हाइट की वजह से एक प्रेशर ड्रॉप होता है, ठीक है। तो ये दोनों प्रेशर ड्रॉप की वजह से, तो अगर ये P1 प्लस इस लिक्विड के हाइट का प्रेशर ड्रॉप प्लस ये वेपर ड्राई ट्रे प्रेशर ड्रॉप ऐड किया जाए तो ये P2 होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये P2, अब फिर ये फर्दर इस लिक्विड का हाइट जोड़ दिया जाए प्रेशर, तो उस लिक्विड की हाइट की वजह से प्रेशर देखा जाए तो ये P3 होगा। तो इसका मतलब जो ये डाउन कमर के अंदर का जो लिक्विड का हाइट होगा ना वो डिपेंड करेगा ट्रे प्रेशर ड्रॉप पे, प्लस लिक्विड का जो लेवल हो रहा है ट्रे पे उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। कॉलम में ट्रे प्रेशर ड्रॉप कैसे होता है इसके बारे में मैंने बहुत डिटेल में अच्छे से ट्रे प्रेशर ड्रॉप करके एक वीडियो बना रखा है, आप उस वीडियो को देख लेंगे तो ये कंसेप्ट और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि अंदर जो ये डाउन कमर के अंदर जो लिक्विड का हाइट आ रहा है ना, वो इस वियर हाइट की वजह से, क्रेस्ट हाइट की वजह से जो लिक्विड का लेवल हो रहा है वो,
प्लस ट्रे के क्रॉस प्रेशर ड्रॉप, ड्राई ट्रे प्रेशर ड्रॉप हो रहा है उसकी वजह से, और साथ में वेपर जब लिक्विड जब निकलेगा बाहर तो ये छोटा सा स्पेस से निकल रहा है तो एक एग्जिट लॉस भी होगा, वो सारे लॉस की वजह से। तो ये सारे लॉस की वजह से इसमें कॉलम में इसमें हाइट लेवल डाउन कमर में लेवल डिसाइड होगा। तो ऑब्वियसली अगर ट्रे पे लिक्विड का लेवल बढ़ जाता है तो ट्रे पे लिक्विड का लेवल बढ़ जाता है तो डाउन कमर में भी ज़्यादा लिक्विड का लेवल राइज करना पड़ेगा, तभी यहाँ पे प्रेशर बढ़ पाएगा ये इस प्रेशर से। सिमिलरली अगर वेपर का ड्राई प्रेशर ड्रॉप बढ़ जाएगा तो भी हो जाएगा, और या फिर एग्जिट वेलोसिटी बढ़ेगा तो भी हो जाएगा। तो ये तीनों ही वजह से। तो देखिए होता क्या है ना कि जब आप लिक्विड का फ्लो रेट बढ़ाते हो ना कॉलम में, तो हर एक ट्रे पे लिक्विड का ना ये हाइट जो बढ़ जाता है, इस लिक्विड का हाइट बढ़ने के कारण हर एक ट्रे के क्रॉस प्रेशर ड्रॉप बढ़ जाएगा। तो प्रेशर ड्रॉप बढ़ जाएगा तो डाउन कमर में भी लिक्विड का लेवल बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए डाउन कमर में पहले लिक्विड का लेवल यहाँ था, आपने लिक्विड का फ्लो रेट बढ़ा दिया तो लिक्विड का लेवल यहाँ तक हो गया। एक दूसरा ये कि लिक्विड का फ्लो बढ़ा है तो हर एक यहाँ से भी एग्जिट जो प्रेशर ड्रॉप है वो भी बढ़ जाएगा। वो भी कहाँ से आएगा? इस लिक्विड के हाइट की वजह से आएगा। तो मान लो लिक्विड का हाइट ऐसे यहाँ तक आ गया। तो ऐसे करते करते अगर लिक्विड का फ्लो इतना बढ़ जाए कि डाउन कमर में लिक्विड का हाइट बढ़ते बढ़ते यहाँ तक हो गया, तो इसका मतलब डाउन कमर भर गया। तो भरने के कारण से फिर से पूरा फ्लड हो जाएगा। ऐसे फ्लडिंग को डाउन कमर बैकअप फ्लडिंग बोलते हैं। समझ गए? तो यहाँ पे क्या है कि डाउन कमर बैकअप फ्लडिंग जो हो रहा है ना, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि लिक्विड का फ्लो रेट बढ़ जाता है। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम लोग जो ये हाइट यहाँ से कैलकुलेट करेंगे ना, वो लिक्विड का डेंसिटी जो है ना, वो रो, वो भी पहले नॉर्मल लिक्विड की डेंसिटी से बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि इसमें वेपर बबल्स भी है ना, तो उसका डेंसिटी कम हो जाएगा। तो इसकी वजह से एक एक्स्ट्रा हाइट और चाहिए होता है। तो इस तरह से ये पूरा डाउन कमर में बैकअप हो जाएगा। तो इस वजह से अगर मान लो यहाँ जो भी लिक्विड आ रहा है पूरा आगे नहीं निकल पा रहा है, तो फिर फर्दर यहाँ का भी लिक्विड जो है आगे जो भी रास्ता है, इधर रास्ता बंद हो गया, लिक्विड पूरा नहीं निकल पा रहा है, तो यहाँ पे लेवल फर्दर और बढ़ेगा, यहाँ पे लेवल और बढ़ेगा। तो ये डाउन कमर भी बैकअप, ये डाउन कमर भी फ्लड हो जाएगा। इस तरह से ट्रे के सारे ऊपर वाले डाउन कमर फ्लड होते चले जाएंगे। समझ गए? तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एराइज हुआ। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये एराइज हुआ कि जब भी जिस ट्रे पे कॉलम फ्लड होता है ना, तो उस ट्रे से ऊपर के सारे ट्रे फ्लड हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिक्विड का इतना लेवल बढ़ गया कि वो आगे नहीं जाने दिया। तो इस लिक्विड के लेवल बढ़ने की वजह से इस डाउन कमर में हाइट बढ़ेगा, वो हाइट भी बढ़ेगा, तो फर्दर ये डाउन कमर भी फ्लड हो जाएगा। ऐसे करते करते ऊपर के सारे डाउन कमर फ्लड हो जाएंगे। और ये ट्रू है चाहे इंट्रेनमेंट फ्लडिंग से हो चाहे डाउन कमर बैकअप फ्लडिंग से हो। देखिए मैकेनिज्म भले डिफरेंट हो जाए, लेकिन अल्टीमेटली दोनों केस में सेम चीज़ हो जाएगा। इसमें भी लिक्विड का फ्लो रेट ही अल्टीमेटली बढ़ गया था क्योंकि इंट्रेनमेंट की वजह से, और उसमें तो डायरेक्टली लिक्विड का फ्लो रेट ही बढ़ा था। एनीवे डाउन कमर बैकअप करके फ्लड होते जाएगा। तो ये दो तरीका है। फ्लडिंग और भी तरीके से हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि ट्रे जो है ना, ट्रे में ही प्रॉब्लम कर दिया इंस्टॉलेशन में। जैसे मान लीजिए कि ट्रे ऐसे इंस्टॉल कर दिया, समझिए इस तरह से। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो इस तरह से जो ट्रे इंस्टॉल किया है ना, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें आप देखो जो ये वेपर्स है ना, वेपर्स जो है इसको इधर भी जाने का रास्ता मिल गया। तो वेपर जब अगर ये रास्ता पकड़ेगा तो लिक्विड यहाँ पे लिक्विड पूरा ठीक से ड्रॉप नहीं हो पाएगा और फिर पूरा ट्रे भरता जाएगा। तो इसको बोलते हैं कि जो डाउन कमर का ना सील ब्रेक हो गया है। कायदे से डाउन कमर ना यहाँ तक होना चाहिए, इस वियर हाइट से नीचे तक ही होना चाहिए। एक दूसरा, इतना भी नीचे नहीं हो पाए कि लिक्विड जो है निकल ही नहीं पा रहे, एग्जिट लॉस बहुत ज़्यादा होने लगे, तब भी डाउन कमर फ्लड हो सकता है। तो किसी भी तरीके से अगर डाउन कमर फ्लड होगा ना, तो एक बात तो तय है कि किसी भी तरीके से कि डाउन कमर अगर कॉलम फ्लड होता है तो उस ट्रे के ऊपर के सारे ट्रे फ्लड हो जाएंगे। दूसरा, इस फ्लडिंग की वजह से जो शायद ये मिक्सिंग सेपरेशन खराब होगा, और इस मिक्सिंग की वजह से ना नीचे के जितने भी ट्रे होते हैं ना, उसमें लिक्विड का फ्लो रेट बहुत कम हो जाएगा। तो लिक्विड का फ्लो रेट कम हो जाने की वजह से नीचे के ट्रे ड्राई हो जाएंगे, ऊपर के ट्रे फ्लड हो जाएंगे। तो ये प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो ये मैं बेसिकली बता दिया। बाकी बहुत अच्छे से और पढ़ना है तो आप वो दोनों वीडियो देख लेना। ठीक है, अब हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग कर लिए हैं फ्लडिंग का। फ्लडिंग के और भी क्या क्या सिम्टम होते हैं वो समझेंगे, बट उसके पहले हम लोग रिफ्लक्स रेट का इम्पैक्ट समझ लेते हैं कॉलम पे क्या आएगा। ठीक है, जैसे एक तो सिम्टम यहाँ पे क्लियर हो जा रहा है कि देखो कॉलम का ट्रे प्रेशर ड्रॉप किस पे डिपेंड करता है, वेपर की वेलोसिटी और लिक्विड के लेवल पे। तो ऑब्वियसली लिक्विड का लेवल बढ़ेगा ना, तो हर एक ट्रे के क्रॉस प्रेशर ड्रॉप बढ़ता जाएगा, और प्रेशर ड्रॉप बढ़ने की वजह से अगर कॉलम फ्लड हुआ है तो कॉलम के क्रॉस डेल्टा पी बढ़ सकता है।
ठीक है। तो ये भी एक सिम्टम है, और भी सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे, बट उसके पहले रिफ्लक्स रेट के बारे में बात कर रहे हैं कि कॉलम में अगर रिफ्लक्स रेट बढ़ाएंगे तो क्या होगा। देखिए, कोई भी मान लीजिए एक डिस्टिलेशन कॉलम है। डिस्टिलेशन क्या है, कॉलम क्या है कि प्रोपेन और ब्यूटेन को हम सेपरेट करना चाह रहे हैं, उसके लिए एक डिस्टिलेशन कॉलम है। बहुत ही सिंपल डिस्टिलेशन कॉलम है। यहाँ पे देखिए फीड जो है ना, फीड आ रहा है और नीचे एक रिबॉयलर है, ऊपर एक कंडेंसर है, और ये मैं दो कंडीशन मान के ये पूरे डिस्कशन को मान रहे हैं कि मान लीजिए कि फीड रेट कांस्टेंट है, रिबॉयल बॉटम टेम्परेचर जो है ना ऑटो कंट्रोल में है, कॉलम का टॉप प्रेशर भी कांस्टेंट है। तो टॉप प्रेशर भी कांस्टेंट मान लिया, फीड रेट और टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब फीड का सारा प्रॉपर्टी कांस्टेंट है, और बॉटम टेम्परेचर कंट्रोल में है, मतलब रिबॉयलर ड्यूटी बॉटम टेम्परेचर के साथ कंट्रोल में है। ऐसे केसेज में मान लीजिए कि हम रिफ्लक्स रेट बढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब रिफ्लक्स रेट बढ़ाने से क्या होगा कि टॉप टेम्परेचर घटेगा, ठीक है। टॉप टेम्परेचर घटेगा, क्यों घटेगा कि जो भी वेपर, मान लीजिए ये ट्रे है, नीचे से जो भी वेपर आ रहा था ना, तो रिफ्लक्स रेट बढ़ने की वजह से, लिक्विड का फ्लो रेट बढ़ने की वजह से ना, ये वेपर थोड़ा ठंडा होगा, पहले की अपेक्षा ज़्यादा ठंडा होगा, और ज़्यादा ठंडा होने की वजह से ना इस वेपर का हेवियर कंपोनेंट्स ना कंडेंस हो जाएगा। तो जो हेवियर कंपोनेंट, मतलब इस वेपर के साथ अगर कुछ ब्यूटेन ऊपर जा रहा था तो ब्यूटेन जो है वो कंडेंस हो जाएगा। तो ऑब्वियसली टॉप जो वेपर जा रहा है उसकी प्यूरिटी बढ़ जाएगी, उसमें ज़्यादा प्रोपेन रहेगा, ब्यूटेन जो जा रहा था वो अब कम हो गया। और जो ये लिक्विड जो जा रहा है, जो मतलब मान लीजिए प्रोपेन ही, रिफ्लक्स में मोस्टली प्रोपेन ही था, वो प्रोपेन जो है उसका कुछ पार्ट जो है वो वेपराइज हो जाएगा, तो अल्टीमेटली प्रोपेन जो नीचे ना जा करके मोस्टली ऊपर चला जाएगा। लेकिन ऑब्वियसली कुछ प्रोपेन तो नीचे जाने लगेगा, ठीक है। तो जैसे जैसे प्रोपेन नीचे आएगा ना, कुछ पार्ट रिफ्लक्स बढ़ाने की वजह से, तो हर एक ट्रे का टेम्परेचर गिरते जाएगा। टॉप टेम्परेचर सबसे ज़्यादा डिक्रीज करेगा, बाकी ट्रे का भी टेम्परेचर गिरते जाएगा, ठीक है। देखिए, कोई भी डिस्टिलेशन कॉलम में ना किसी भी ट्रे का टेम्परेचर कैसे डिसाइड करता है, वो तो मिक्सचर्स है ना, ठीक है ना। तो एक्चुअली जो भी ट्रे का टेम्परेचर होता है ना, वो ट्रे का टेम्परेचर जो है ना, या तो आप बोलो कि कायदे से बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, बट सिंगल कंपोनेंट के लिए बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं हम लोग, यहाँ पे लिक्विड के लिए बबल पॉइंट बोलते हैं, वेपर के लिए ड्यू पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब वो एक तरह से समझना कि मिक्सचर है, और मिक्सचर उस प्रेशर पे कितने टेम्परेचर पे वेपोराइज हो रहा है, या और कितने प्रेशर पे कितने टेम्परेचर पे कंडेंस हो रहा है, ऐसे समझ सकते हैं, मतलब कंसेप्चुअली। तो ऑब्वियसली अगर ये पूरा वेपर जो है ना लाइटर कंपोनेंट से बढ़ गया है, प्रोपेन ज़्यादा रह गया, ब्यूटेन उसका कम हो गया, तो इस वेपर का टेम्परेचर घटना है, यानी क्योंकि ये वेपर जो है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है इस कॉलम के प्रेशर पे। तो उसी तरह लिक्विड जो है, लिक्विड में भी प्रोपेन कंटेंट जो है बढ़ते गया, तो हर एक ट्रे का टेम्परेचर घटते जाएगा, क्योंकि लिक्विड जो है वो बबल पॉइंट है लिक्विड का टेम्परेचर। तो एनीवे टॉप टेम्परेचर घटते गया। अब घटते घटते क्या होगा, रिबॉयलर का आउटलेट टेम्परेचर जब देखेगा, यहाँ का टेम्परेचर सेंस करेगा, मतलब मान लीजिए बॉटम टेम्परेचर ही कंट्रोल कर रहा था, यहाँ का टेम्परेचर भी घटा, तो यहाँ का टेम्परेचर घटने से यहाँ का भी टेम्परेचर घटेगा। तो ये क्या हुआ, टेम्परेचर कंट्रोलर सेंस करेगा, और वो क्या है, रिबॉयलर ड्यूटी बढ़ा देगा, स्टीम का फ्लो बढ़ा देगा। स्टीम का फ्लो बढ़ाने से क्या होगा कि ये जो वेपर मास फ्लो रेट है, जो वेपोराइज हो रहा था, वो वेपोराइजेशन फ्लो रेट बढ़ जाएगा। वेपोराइजेशन फ्लो रेट बढ़ने से क्या होगा, ये टेम्परेचर फिर से वही अराइव हो जाएगा। और इस तरह से यहाँ पे देखो कि कॉलम में, लिक्विड में, कॉलम के थ्रू, ओवरऑल थ्रू वेपर का मास फ्लो रेट बढ़ जाएगा। तो आप समझे क्या हुआ, रिफ्लक्स बढ़ाने से कॉलम के थ्रू लिक्विड का फ्लो रेट भी बढ़ गया और वेपर का भी फ्लो रेट बढ़ गया। तो लिक्विड वेपर ट्रैफिक बहुत बढ़ जाने से कॉन्टैक्ट बहुत अच्छा होगा, हीट ट्रांसफर अच्छा होगा, मास ट्रांसफर अच्छा होगा, सेपरेशन अच्छा होगा, ठीक है। तो यानी रिफ्लक्स बढ़ाने से प्यूरिटी बढ़ेगी, टॉप प्रोडक्ट में ब्यूटेन कम हो जाएगा, और बॉटम में अगर कुछ प्रोपेन आ रहा था तो वो भी कम हो जाएगा, तो प्यूरिटी बढ़ेगी, ठीक है। ये तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ तक तो हम समझ गए। लेकिन इसको मैं फ्लडिंग के साथ लिंक करके क्यों समझा रहा हूँ, एक तो सिंगल ही अलग इस टॉपिक पे बता सकते थे ना। इसका रीज़न ये है कि देखो, कोई भी केमिकल इंजीनियरिंग में ना कोई भी क्वेश्चन का एक सिंपल आंसर नहीं होता है कि ये बढ़ाने से ये ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ऑप्टिमम वैल्यू होते हैं। अब मान लीजिए रिफ्लक्स फर्दर बढ़ाते गए, फर्दर बढ़ाते बढ़ाते क्या होगा ना कि इस वेपर का फ्लो रेट बढ़ते जाएगा। वेपर का फ्लो रेट यानी मास वेलोसिटी बढ़ेगा, तो वेपर का वेलोसिटी भी बढ़ेगा, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट भी बढ़ेगा। वेलोसिटी बढ़ने से क्या होगा ना कि धीरे धीरे इंट्रेनमेंट भी बढ़ता चला जाएगा। अब धीरे धीरे इंट्रेनमेंट बढ़ता जाएगा तो क्या होगा, एक टाइम पे ऐसा होगा कि जो बॉटम का ब्यूटेन है ना, ब्यूटेन ऊपर जाने लगेंगे। और अगर फर्दर वेलोसिटी बढ़ते गया ना, तो एक टाइम पे ऐसा होगा कि ये कॉलम फ्लड हो जाएगा और ब्यूटेन जो है टॉप में आने लगेगा, तो सेपरेशन अच्छा होने की जगह पे बहुत खराब हो जाएगा। तो यदि मैं टॉप प्रोडक्ट्स में ब्यूटेन्स का कंपोजिशन मेजर करूँ ना, तो क्या होगा कि पहले तो ब्यूटेन का कंपोजिशन, ब्यूटेन कम होता जाएगा। यहाँ पे ब्यूटेन
परसेंटेज लिख रहा हूँ टॉप प्रोडक्ट में, और ये लिख रहा हूँ रिफ्लक्स रेट। तो रिफ्लक्स बढ़ाने से पहले तो ब्यूटेन का कंपोजिशन कम होते जाएगा, एक पॉइंट आने के बाद बढ़ते चला जाएगा। तो ये जो पॉइंट है ना, आप समझ लो कि इंसिपिएंट फ्लड पॉइंट बोलते हैं, मतलब वहाँ से फ्लडिंग चालू होने लगेगा। ठीक है, तो अब ये पूरा कंसेप्ट समझने से ना, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या रिफ्लक्स बढ़ाने से सेपरेशन इफिशिएंसी यानी प्यूरिटी प्रोडक्ट की बढ़ती है, तो आप क्या बोलोगे? बढ़ती है, लेकिन एक लिमिट तक। यदि मैं पूछूं कि रिफ्लक्स बढ़ाने से क्या बॉटम रिबॉयलर ड्यूटी बढ़ेगी? हाँ बढ़ेगी, यदि बॉटम टेम्परेचर ऑटो कंट्रोल में है तो। लेकिन अगर टेम्परेचर कंट्रोल में ऑटो में है ही नहीं, स्टीम का फ्लो फिक्स कर रखे हो, तो रिबॉयलर ड्यूटी कहाँ से बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। ठीक है, दूसरा देखो, ये वेपर फ्लो रेट अगर ये ऑटो कंट्रोल में है, रिबॉयलर ड्यूटी बढ़ा है, तो हीट बैलेंस के लिए फीड का हीट ड्यूटी सेम रहा, रिबॉयलर ड्यूटी बढ़ गया तो कंडेंसर का भी ड्यूटी सेम कैसे रह सकता है? नहीं तो हीट ही बैलेंस नहीं होगा, यानी कंडेंसर का भी ड्यूटी बढ़ेगा। और इसको फिजिकली भी सोचो कि जैसे ही ये वेपर का वेलोसिटी बढ़ा है, तो वेपर का वेलोसिटी बढ़ने से पूरा ओवरऑल जो है ना वेपर का ट्रैफिक बढ़ गया है, तो ओवरऑल कंडेंसर के ऊपर लोड बढ़ जाएगा, इसलिए कंडेंसर का भी ड्यूटी बढ़ेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? ये अगर समझ में आ गया कि रिफ्लक्स बढ़ाने से वेपर लोड बढ़ेगा टॉप में, इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि रिफ्लक्स जब हम बढ़ा रहे हैं तो अल्टीमेटली रिबॉयलर ड्यूटी बढ़ा है, रिबॉयलर की ड्यूटी बढ़ने से ही वेपर का फ्लो रेट बढ़ा है, तो अल्टीमेटली वेपर का फ्लो रेट बढ़ा है, तो वही कंडेंस होकर के रिफ्लक्स बना है। तो इसका मतलब आप ये बोल सकते हो कि रिफ्लक्स जो है वो रिबॉयलर से ही आता है। अगर रिबॉयलर वेपोराइज नहीं करे तो ऊपर वेपर लोड बढ़ेगा ही नहीं, ऊपर वेपर लोड नहीं बढ़ेगा तो रिफ्लक्स कैसे बढ़ा पाओगे? मतलब मेरे कहने का ये है कि अगर मान लो ये टेम्परेचर कंट्रोलर पर नहीं रहता है, मैनुअल कंट्रोल में रहता है, यानी स्टीम का फ्लो रेट फिक्स रहता है, तो आप रिफ्लक्स बढ़ाते, लिक्विड का फ्लो रेट बढ़ता है, यहाँ का भी टेम्परेचर घटता है, लेकिन स्टीम कुछ नहीं करता, तो अल्टीमेटली ब्यूटेन में प्रोपेन थोड़ा बढ़ जाता है और बॉटम प्रोडक्ट का फ्लो भी थोड़ा बढ़ जाता है एक तरह से। ठीक है, वेपर फ्लो रेट तो कुछ चेंज नहीं होता, वेपर फ्लो रेट कुछ चेंज नहीं होता, तो जितना लिक्विड के जितना वेपर आ रहा है उतना ही पहले जितना ही आता। तो यहाँ पे लिक्विड का जो लेवल है वो पहले जितना कंडेंस हो रहा था, मान लो भी kg पर आवर, तो अभी भी kg पर आवर ही कंडेंस हो रहा है। इसका मतलब अगर आपने रिफ्लक्स बढ़ाया है और रिबॉयलर ड्यूटी मैनुअल पे है, तो क्या होगा? आपने इधर तो बढ़ा दिया, तो आपको प्रोपेन यानी टॉप प्रोडक्ट को घटाना पड़ेगा, नहीं तो ये लेवल घट जाएगा। समझ गए? तो इसका मतलब क्या है? रिफ्लक्स जो है आपके रिबॉयलिंग से ही आ रहा है। ठीक है, एनीवे, तो मेरे कहने का मतलब, यदि मैं आपसे पूछूं कि क्या रिफ्लक्स बढ़ाने से प्यूरिटी बढ़ेगी, तो आप बोलोगे हाँ बढ़ेगी, लेकिन एक हद तक, उसके बाद फ्लडिंग हो जाएगा, प्यूरिटी खराब हो जाएगी, ब्यूटेन और ज़्यादा चला जाएगा। यदि मैं पूछूं कि रिफ्लक्स बढ़ाने से रिबॉयलर ड्यूटी बढ़ेगा, आप बोलोगे हाँ बढ़ेगा, अगर ऑटो कंट्रोल में है तो कंडेंसर ड्यूटी भी बढ़ेगा। और यदि मैं पूछूं कि रिफ्लक्स बढ़ाने से कॉलम का प्रेशर क्या होगा, ठीक है, यहाँ पे ये पूरा डिस्कशन में हमने टॉप प्रेशर कांस्टेंट मान के चला था। ठीक है, तो टॉप प्रेशर कांस्टेंट मान के चले थे, तो इसका मतलब ये था कि हम सोच रहे थे कि सपोज कीजिए कि यहाँ पे कोई कंट्रोल वाल्व होगा जहाँ से प्रेशर कंट्रोल करते हैं। नहीं तो क्या होगा कि आप सोचिए, अगर रिबॉयलर ड्यूटी आप बढ़ा रहे हो ना, तो वेपर लोड बढ़ने की वजह से इस कंडेंसर पे भी लोड बढ़ेगा, यानी कंडेंसर के क्रॉस प्रेशर ड्रॉप बढ़ेगा। और ये कॉलम का प्रेशर कैसे डिसाइड होता है? कॉलम का प्रेशर डिसाइड होता है ये रिफ्लक्स ड्रम का प्रेशर प्लस कंडेंसर का प्रेशर ड्रॉप जोड़ दोगे तो यहाँ का प्रेशर आ जाएगा, ये टॉप का प्रेशर हो जाएगा, पी के टॉप। ठीक है, तो कॉलम का टॉप प्रेशर ऐसे डिसाइड होता है। तो अगर हम रिफ्लक्स बढ़ाने से प्यूरिटी बढ़ा है, तो यहाँ पे प्रोपेन ज़्यादा हो गया है, और प्रोपेन ज़्यादा होने से उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, तो ऑब्वियसली कॉलम का प्रेशर बढ़ेगा, यानी रिफ्लक्स ड्रम का प्रेशर बढ़ेगा, इसके क्रॉस कंडेंसर के क्रॉस प्रेशर ड्रॉप भी बढ़ा है, तो कॉलम का भी प्रेशर बढ़ जाएगा। ये तब जब रिबॉयलर ड्यूटी और टेम्परेचर मतलब ऑटो में है तब। अच्छा, अगर ऑटो में नहीं होगा तो तब भी बढ़ेगा। तब भी क्यों बढ़ेगा? क्योंकि जो ऊपर अगर मान लीजिए कांस्टेंट है, रिफ्लक्स बढ़ाने से ये तो पता है कि ये टॉप में ब्यूटेन जो आ रहा था वो रिफ्लक्स आउट हो जाएगा, यानी टॉप जो है लाइटर कंपोनेंट से ज़्यादा हो जाएगा। तो लाइटर कंपोनेंट अगर ज़्यादा होगा ना, तो लाइटर कंपोनेंट का मोलिकुलर वेट कम होता है, मोलिकुलर वेट कम होता है तो इसका मतलब उसका डेंसिटी कम होता है, डेंसिटी कम होता है तो उसका मतलब वॉल्यूम ज़्यादा होगा, वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो वेलोसिटी ज़्यादा होगा, वेलोसिटी ज़्यादा होगा तो इसके थ्रू कंडेंसर के थ्रू प्रेशर ड्रॉप ज़्यादा होगा। तो ऑब्वियसली अगर यहाँ का प्रेशर फिक्स भी रह जाए तो भी आपका ट्रे का प्रेशर टॉप का प्रेशर बढ़ना है।
ठीक है, ये दो रीजन। तीसरा रीजन ये भी माना जाता है कि जो अगर कॉलम के टॉप में अगर हेवियर प्रोडक्ट जा रहा है, से ब्यूटेन जा रहा है ना, तो हेवियर जो प्रोडक्ट है ना वो लाइटर कंपोनेंट को कुछ एब्जॉर्ब भी कर लेते हैं, तो एब्जॉर्ब करने के कारण यहाँ प्रेशर घट जाता है। तो अगर आपका रिफ्लक्स बढ़ाने से प्यूरिटी बढ़ रहा है, हेवियर कंपोनेंट जाना कम हो गया, तो ऑब्वियसली वो एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, तो इसकी वजह से भी रिफ्लक्स टर्म का प्रेशर बढ़ेगा। शायद आपको समझ में आया कि नहीं आया, बट देखो कॉलम में रिफ्लक्स बढ़ाने से प्रेशर अब बढ़ता ही है कॉलम का, ये ऑलवेज होता है। और हम लोग तो खूब देखते हैं, मतलब इतनी बार देखते हैं कि आप रिफाइनरी में अगर आप ऑपरेशन करोगे ना, तो ये एक चीज़ याद हो जाएगा कि रिफ्लक्स बढ़ाने से कॉलम का प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। हालांकि अगर कोई प्रेशर कंट्रोल वाल इसमें रख दिया जाए और उसमें मार्जिन है, तो जब तक वो कंट्रोल वाल में मार्जिन है, से 40% था, तो प्रेशर बढ़ेगा, तो जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा कंट्रोल वाल और खुल जाएगा और यहाँ का प्रेशर कॉन्स्टेंट कर लेगा। तो वो तब तक होगा जब तक कि कंट्रोल वाल में मार्जिन है। जैसे कंट्रोल वाल 100% खुल जाएगा, तो फिर से वही कहानी, रिफ्लक्स बढ़ने से प्रेशर बढ़ता ही चला जाएगा। रीजन समझ में आया क्या, किस लिए प्रेशर बढ़ रहा है? एक पहली बात कि टॉप में जो हेवियर कंपोनेंट जा रहे थे वो नहीं जा रहे हैं, तो हेवियर कंपोनेंट जो है वो एब्जॉर्ब करता है लाइटर कंपोनेंट को, वो नहीं हो रहा है, तो इसलिए प्रेशर बढ़ गया। दूसरा ये भी है कि लाइटर कंपोनेंट्स का वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है, उस वजह से भी आपका प्रेशर बढ़ रहा है। तीसरा, कंडेंसर के अक्रॉस कंडेंसर ड्यूटी बढ़ा है, उसकी कंडेंसर के थ्रू मास फ्लो रेट बढ़ा है। अगर रिबॉयलर ड्यूटी भी बढ़ा है तो मास फ्लो रेट बढ़ा है, तो उसकी वजह से कंडेंसर के अक्रॉस प्रेशर ड्रॉप बढ़ा। या फिर मास फ्लो रेट नहीं भी बढ़ा तो भी वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट वेलोसिटी बढ़ने के कारण प्रेशर ड्रॉप बढ़ गया, उसकी वजह से भी हुआ, ठीक है। एक और तरीका है जिस तरह सोच सकते हैं, वो ये हो सकता है कि कंडेंसर का ड्यूटी बढ़ने से ना, अगर आप ये थोड़ा आप खुद से सोच लेना, यूए डेल्टा टी करके सोचना कि कंडेंसर ड्यूटी बढ़ा है और यूए ऑलमोस्ट कांस्टेंट होगा, ये एलएमटीडी जो है ना इसका मतलब बढ़ना है, और एलएमटीडी जो है ना तभी बढ़ सकता है जब यहाँ का इसका टेम्परेचर बढ़ जाए। यानी रिफ्लक्स बढ़ाने से कॉलम का टॉप टेम्परेचर तो घटेगा, लेकिन रिफ्लक्स डम का टेम्परेचर बढ़ सकता है। ये आप मैथमेटिकली सोच के बताना, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करना कि ये नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। तो एनीवे किसी भी तरीके से प्रेशर बढ़ेगा, तो आप रिफ्लक्स बढ़ाने से क्या क्या होगा? प्यूरिटी बढ़ सकती है, हाँ। रिबॉयलर ड्यूटी, कंडेंसर ड्यूटी बढ़ सकती है, हाँ। प्रेशर बढ़ सकता है, हाँ, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब हम बात करें सिम्टम्स के। सिम्टम्स क्या क्या है कॉलम्स फ्लडिंग के? तो फ्लडिंग का सिम्टम्स देखिए क्या क्या है, अब बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा ये पूरा कंसेप्ट जो है ना। एक अच्छा एग्जांपल ले लिया, उसकी वजह से ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए फ्लडिंग बढ़ने से क्या क्या सिम्टम होता है। एक सिम्टम तो ये होगा कि फ्लडिंग जब बढ़ेगा ना तो बॉटम लेवल गिर सकता है, बॉटम लेवल कम हो सकता है। उसका रीज़न मैंने बताया कि जब भी फ्लड जो होता है ना, कॉलम जब फ्लड होता है तो पूरा कॉलम जिस ट्रे से फ्लडिंग चालू होता है उसके ऊपर भरने लगता है और नीचे जो है लिक्विड का आना कम हो जाता है, इसकी वजह से बॉटम लेवल घट सकता है। नॉट नेसेसरीली कि ऑलवेज ऐसा हो, ठीक है, एक तरीका। दूसरा, अगर आप रिफ्लक्स रेट बढ़ा रहे हो, रिफ्लक्स रेट बढ़ाने से अगर फ्रैक्शनेशन इफिशिएंसी बढ़ नहीं रही, उल्टी घट जा रही है, यानी प्यूरिटी बढ़ने की जगह पे घट जा रही है, तो वहाँ पे फ्लडिंग हो रहा है, ठीक है। वो कैसे मेजर करेंगे? टॉप में आप मान लो हेवियर कंपोनेंट का एनालिसिस कराया, हेवियर कंपोनेंट देख रहे बढ़ गया। तो तीसरा, रिफ्लक्स रेट बढ़ाने से अगर टॉप टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो रिफ्लक्स रेट बढ़ा रहा है, मान लो कॉलम फ्लड कर रहा है, तो रिफ्लक्स रेट और बढ़ाने से और हेवियर कंपोनेंट ऊपर चला जाएगा बिकॉज ऑफ फ्लडिंग। तो आपका समझ जाना कि भाई यहाँ पे तो झोल चल रहा है, यानी कॉलम फ्लड कर रहा है। चौथा, देखो कोई भी कॉलम है ना, उसका फ्रैक्शनेशन अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये देखो। एक तो डिस्टिलेशन से हम लोग को पता चलता है, लेकिन डिस्टिलेशन तो रिजल्ट लैब से आएगा, पता नहीं वो कब आएगा। हम लोग कॉलम को देख के ही तुरंत बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं? देखो ये टॉप टेम्परेचर T1 है ना और बॉटम टेम्परेचर T2। अगर T1 माइनस T2 सॉरी T2 माइनस T1, यानी कॉलम के क्रॉस जो टेम्परेचर डिफरेंस है ना, वो अगर बहुत बढ़ गया ना, वो जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा सेपरेशन है, जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा सेपरेशन। क्यों? T2 ज़्यादा है तो इसका मतलब उसमें लाइटर कंपोनेंट बिल्कुल नहीं है। एक तरह से ये बॉइलिंग पॉइंट है ना, उस प्रेशर पे, गिवन कॉलम के प्रेशर पे, ये एक तरह से ये बबल पॉइंट ही है ना लिक्विड का। तो इसमें जितना हैवी कंपोनेंट होगा उतना ही इसका बबल पॉइंट बढ़ेगा। तो ये T2 बढ़ा है, इसका मतलब इस प्रेशर पे लाइटर कंपोनेंट आने कम हो गया। T1 घटा है, इसका मतलब इसमें हैवियर कंपोनेंट जाने कम हो गया। तो टेम्परेचर डिफरेंस अगर बढ़ रहा है ना कोई भी एक्शन लेने से, तो हम लोग मानते हैं कि फ्रैक्शनेशन अच्छा हो रहा है, ठीक है। तो अगर रिफ्लक्स बढ़ाने से आपका डेल्टा टी अक्रॉस द कॉलम घट रहा है, तो इसका मतलब फ्रैक्शनेशन खराब हो रहा है, इसका मतलब फ्लडिंग हो रहा है। समझ रहे हैं ना? ठीक है। ये अच्छा, अब आप बोलोगे कि क्या कॉलम के क्रॉस डेल्टा पी जो है वो बढ़ेगा रिफ्लक्स बढ़ाने से? हाँ, देखिए डिपेंड करता है।
अगर कॉलम का फ्लडिंग नीचे से एकदम चालू हो रहा है तब तो पूरे ट्रे में लिक्विड भरा हुआ है तो डेल्टा पी ऑब्वियसली बढ़ जाएगा। लेकिन अगर रिफ्लक्स बढ़ाने से सिर्फ ऊपर का ही ट्रे में फ्लडिंग हो रहा है तो नीचे के सारे ट्रे में तो लिक्विड का फ्लो घट जाएगा, तो ओवरऑल आपका डेल्टा पी नहीं बढ़ेगा। तो आप इसलिए डेल्टा पी जो हम लोग किताबों में पढ़ते हैं ना कि डेल्टा पी बढ़ेगा फ्लडिंग होने में, ये जरूरी नहीं कि ऑलवेज होगा, कई बार ऐसा नहीं होता है। और कई बार तो डेल्टा पी जो कॉलम के जो देखे रहते हैं ना वो इंस्ट्रूमेंट ही ख़राब रहता है, तो रिलाई ही नहीं कर सकते प्रेशर ड्रॉप पे। बहुत कम ही बार ऐसा होता है, किसी किसी कॉलम में अच्छे प्रेशर ट्रांसमीटर लगे होते हैं, नहीं तो मोस्टली डेल्टा पी वाले ख़राब ही रहते हैं, तो उससे आप नहीं बोल सकते। हाँ, अगर वो रिलायबल है तो भी नहीं बोल सकते हैं। प्रेशर ड्रॉप बढ़ गया तब ये जरूर बोल सकते हो कि फ्लडिंग हो सकता है, बट प्रेशर ड्रॉप नहीं बढ़ा और इसका मतलब फ्लडिंग नहीं हो रहा है ऐसा आप नहीं बोल सकते। हो सकता है ऊपर के ट्रे में ही फ्लडिंग हो रहा है इसलिए ओवरऑल कॉलम के क्रॉस प्रेशर ड्रॉप नहीं बढ़ा, बट ऊपर के ट्रे में फ्लडिंग हो रहा है इसलिए। और वो कैसे पता चलेगा? रिफ्लक्स बढ़ाने से यहाँ का टेम्परेचर बढ़ते जाएगा तो पता चल जाएगा। इसके अलावा एक और तरीका है कि ये जो अगर टॉप में है ना यहाँ पे अगर, हालांकि ये अनसेफ तरीका है, ये मैंने ये तो बिल्कुल अनसेफ है, बट यहाँ का अगर वेंट खोल करके ना और मान लो कहीं पे OWS में निकाल रहे हो और चाहे कहीं देख रहे हो तो देखोगे कि वेपर की जगह लिक्विड आने लग रहा है, तो इसका मतलब कॉलम फ्लड कर रहा है, पूरा का पूरा ऊपर घूम रहा है। ठीक है, एक ये भी तरीका है। और एक और चीज़ है, देखिए कोई भी कॉलम का ना प्रेशर अगर घटाते हैं ना तो उसके बीच प्रेशर में घटाने से ना दो कंपोनेंट के बीच का ना रिलेटिव वोलेटिलिटी बढ़ता है। तो प्रेशर अगर घटाने से ना अगर टॉप टेम्परेचर और बॉटम टेम्परेचर के बीच का डिफरेंस बढ़ रहा है तब तो अच्छी बात है क्योंकि रिलेटिव वोलेटिलिटी घटा है। नहीं तो अगर प्रेशर घटाने से ना अंदर के जो वेपर के मॉलिक्यूल्स हैं ना उसका वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि डेंसिटी घट जाती है, प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो PV इक्वल टू nRT से भी देख लो कि प्रेशर अगर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम घटना है या प्रेशर घटाओगे तो वॉल्यूम बढ़ना है। तो वॉल्यूम बढ़ने की वजह से ना क्या होता है कि फ्लडिंग होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो अगर प्रेशर घटाने से अगर फ्रैक्शनेशन खराब हो रहा है तो इसका मतलब समझना फ्लडिंग हो रहा है। तो अगर आप प्रेशर घटा रहे हो तो फ्रैक्शनेशन इंप्रूव ना होकर के घट रहा है तो आपका फ्लडिंग हो रहा है। ठीक है, फ्लडिंग के मैकेनिज्म के बारे में हमने बहुत सारे मैकेनिज्म बात की कि लिक्विड का फ्लो रेट ज़्यादा होने की वजह से, या फिर अगर लो प्रेशर वाला सिस्टम है जहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट वेपर का ज़्यादा होने की वजह से फ्लडिंग हो रहा है। लेकिन इंडस्ट्री में ना सबसे ज़्यादा जो फ्लडिंग मैंने देखा ना वो इसलिए होता है कि कॉलम में बॉटम का लेवल बहुत ज़्यादा हो गया। इतना ज़्यादा हो गया कि जो वेपर नीचे से आ रहा है या रिबॉयल होकर के आ रहा है, कहीं कहीं फीड एकदम नीचे से घुस रहा है वेपर फॉर्म में, या फिर रिबॉयल होकर के जो आता है वो आता है, ये इतना ज़्यादा हो गया कि इससे भी ज़्यादा अगर लिक्विड का लेवल हो गया ना तो ये पूरा उठा के लेके चला जाता है, ये कॉलम के ट्रे को भी तोड़ देता है। और ये लिक्विड ज़्यादा जाने से ऊपर से मान लीजिए जो लिक्विड बॉटम में आना था वो वापस बैक हो गया ना तो कॉलम पूरा फ्लड हो जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा सिम्टम है। इसके अलावा यदि हम रिफ्लक्स बढ़ा रहे हैं, ठीक है, और कॉलम का बॉटम टेम्परेचर ना ऑटो कंट्रोल में, मतलब रिबॉयलर का स्टीम फ्लो रेट बॉटम टेम्परेचर ये मान लीजिए यहाँ का टेम्परेचर से कंट्रोल हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम रिफ्लक्स बढ़ा रहे हैं और बॉटम टेम्परेचर जो है ऑटो कंट्रोल में है फिर भी रिबॉयलर ड्यूटी नहीं बढ़ रहा है, रिबॉयलर ड्यूटी जो है ना इंक्रीज नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब कॉलम फ्लड कर रहा है। रिबॉयलर ड्यूटी मैंने नहीं इंक्रीज कर रहा है तो कॉलम फ्लड कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो टॉप से जो दे रहे हैं ना वो नीचे तक आ ही नहीं पा रहा है। ठीक है, या फिर अगर ये ऑटो कंट्रोल में नहीं है यानी ये स्टीम का फ्लो रेट कांस्टेंट है तो कॉलम का रिफ्लक्स बढ़ाने से बॉटम का फ्लो रेट बढ़ना चाहिए था लेकिन बॉटम का फ्लो रेट नहीं बढ़ रहा है, तो भी आप मान लो कि रिफ्लक्स रेट बढ़ाया लेकिन बॉटम फ्लो जो है ना नहीं चेंज हुआ, तो भी आप समझ लो कि कॉलम फ्लड हो रहा है। ठीक है, उसके अलावा अगर मान लीजिए रिफ्लक्स का छोड़िए, बहुत सारा ये तो इस सारे लिक्विड का फ्लो रेट बढ़ने के कारण जो फ्लडिंग हुआ उसके बारे में बात किया। मान लीजिए कि लिक्विड का फ्लो रेट पे चेंज नहीं कर रहा, हम रिबॉयलर ड्यूटी बढ़ा दिए यानी वेपोराइजेशन बढ़ा दिए यानी वेपर का मास फ्लो रेट बढ़ा दिया, वेलोसिटी बढ़ा, इसका मतलब इंट्रेनमेंट फ्लडिंग होगा। तो अगर रिबॉयलर ड्यूटी थोड़ा बढ़ाने से कॉलम का डेल्टा पी ज़्यादा बढ़ रहा है तो इसका मतलब फ्लडिंग हो रहा है। ध्यान दीजिए, अगर रिबॉयलिंग ड्यूटी बढ़ाने से वेपर का फ्लो रेट नीचे एकदम बॉटम से बढ़ने से अगर फ्लडिंग होगा तो पूरा कॉलम के क्रॉस डेल्टा पी जरूर बढ़ जाएगा। और रिफ्लक्स बढ़ाने से अगर फ्लडिंग हो रहा है सिर्फ टॉप ट्रेज में तो डेल्टा पी नहीं भी बढ़ सकता है। इसके अलावा जो हमने ये बात किया कि हाई लेवल होने की वजह से अगर फीड जो घुस रहा है या ये रिबॉयल होकर जो वेपर आ रहा है वो पूरा लिक्विड को उठा के लेके जा रहा है, उस केस में भी अगर फ्लडिंग होगा तो डेल्टा पी बहुत बढ़ेगा। तो देखिए बहुत तरीके हैं पहचानने के। ठीक है, तो मेरे ख्याल से बहुत सारे सिम्टम्स की मैंने बात की है, मैं बताता हूँ एक दो एग्जाम्पल जो मैंने देखा है। देखिए कैसे कैसे पहचानेंगे, जैसे मान लो कि एक वेसल है, यहाँ से पंप करके हम कोई एक स्ट्रिपर कॉलम में फीड दे रहे हैं। ठीक है, अब
स्ट्रिपर कॉलम में अगर हम फीड दे रहे हैं सपोज कीजिए, और तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो ये फीड है फ्लो, मान लीजिए फीड, और यहाँ से ये बॉटम का फ्लो निकल रहा है, और ये जो स्ट्रिप आउट हो गया वो वापस हम इधर ही वेसल में ले रहे हैं। तो मतलब लिक्विड से जो स्ट्रिपिंग करके रिबॉयल करके वापस ले रहे हैं, ठीक है। अब देखिए अगर ये फीड बढ़ रहा है और बॉटम प्रोडक्ट नहीं बढ़ रहा है ना, तो आप समझ जाओ कि भाई ये कॉलम फ्लड हो रहा है। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारा इस तरह से मैंने देखा है कि हम फीड बढ़ा रहे हैं कॉलम का, लेकिन बॉटम तो नहीं बढ़ रहा है। तो ये इस फीड और माइनस बॉटम का जो डिफरेंस है ना वो बढ़ते जा रहा है, तो हम लोग समझ लेते हैं कॉलम फ्लड हो गया। इसका मतलब क्या है, जो भी इधर दे रहे हैं वो वापस बैक टू कॉलम वेसल आ जा रहा है। तो ये भी तरीका है पहचानने का। कई बार जैसे ऐसे भी देखा है कि एक स्क्रबर कॉलम है, एब्जॉर्बर कॉलम, नीचे केओडी है, ऊपर भी केओडी है। अब ये एब्जॉर्प्शन हो रहा है, मान लीजिए एमीन का ही एब्जॉर्प्शन हो रहा है, एमीन से एब्जॉर्प्शन हो रहा है गैस में, तो एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो अगर ये कॉलम फ्लड होगा ना, तो ऊपर ये जो केओडी है ना, ये गैस इधर से निकला, इस केओडी के थ्रू फाइनली जा रहा है, तो इसमें लेवल आने लगता है, तो भी हम लोग को पता चल जाता है फ्लडिंग हो रहा है। तो कई तरीके से हम लोग को फ्लडिंग पता जाता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपका समझ में आया होगा। वीडियो में अगर जो डाउट रहेगा ना, क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है इन द सेंस दैट कि अगर आपने कभी प्लांट में ऑपरेट नहीं किया तो ये थोड़ा चीज़ें मुझे खुद समझाने में लग रहा था कि मैं बहुत अच्छे से नहीं समझा पा रहा हूँ शायद, क्योंकि जो चीज़ कितना समय काम करने में और कितना बुक पढ़ने के बाद समझ में आया, उसको अगर आधे घंटे में बोला जाए तो शायद आपको नहीं समझ में आएगा। तो आप इस वीडियो को दोबारा जरूर देख लीजिएगा अगर नहीं समझ में आ रहा। फिर भी नहीं समझ रहा है तो कमेंट करके पूछना, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।